हेलो एंड वेलकम बैक टू डब्लूम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ नेशनल इनकम। सो रिकॉलिंग दैट नेशनल इनकम बेसिकली represents the total goods and services which are produced within a country over a specific period, and this specific period is generally one financial year. Represents total goods and services produced within a country over a specific period, and this specific period is usually one financial year. Okay. So, the main focus of today's class would be entirely the methods of estimation. So, you should know that national income measure करने के लिए we have three methods. ठीक है, इन तीनों मेथड्स को यूज़ करके हम नेशनल इनकम जो है वो अपनी मेजर कर सकते हैं। ये तीन मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड, या फिर हम इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। द सेकेंड वन इज इनकम मेथड, and lastly the third one is expenditure method. So एक एक करके हम इन तीनों methods को डिस्कस करेंगे and by the end of this class you will understand all the three methods of estimation of national income. The first one, so this value added method is also called as output method. अब देखो इसके तीन नाम याद हो गए यहाँ पे हमें। एक तो आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडेड मेथड, साथ में इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज आउटपुट मेथड। नाउ अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड में हम करते क्या हैं। सो दिस वैल्यू एडेड मेथड बेसिकली व्हाट वी डू इज हम आउटपुट देखते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स की है या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की है एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, सो व्हाट वी डू इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in different sector. Now अगर आप में से कुछ लोगों ने ये पहले से पढ़ा है तो जब आपने इतना ही सुना है, इतना सुनने के बाद ही आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि ये शायद मैं गलत पढ़ा रही हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। देखो आपको याद रखना है ये कि यहाँ पे हम जो टोटल वैल्यू काउंट कर रहे हैं ये फाइनल गुड्स होने चाहिए। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इरेज हो गया है, प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स, बट दीज गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी फाइनल वंस प्रोड्यूस्ड। सो ये गुड्स एंड सर्विसेज इंटरमीडिएट नहीं होने चाहिए। ठीक है, दे शुड नॉट बी इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट क्या होता है उस पर भी मैं आती हूँ। दे शुड नॉट बी इंटरमीडिएट। नाउ व्हाट आर दीज इंटरमीडिएट गुड्स, बट दे शुड बी फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड की प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, अब सेम गुड आपका इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है और फाइनल गुड भी हो सकता है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आप आसानी से समझ जाओगे। नाउ लेट्स पिक अप अ प्रोडक्ट शुगर। अब शुगर फाइनल गुड भी है
और इंटरमीडिएट गुड भी है। जब हम इस चीज़ की एग्जाम्पल को पूरा करेंगे आई एम श्योर आपको आराम से समझ आएगा कि इंटरमीडिएट गुड क्या है। अब देखो, यही सेम शुगर अगर एक हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, दे आर बाइंग इट फॉर देयर ओन कंजम्पशन, वो घर पे खरीद रहे हैं, चाय बनाने के लिए खरीद रहे हैं या फिर कोई और स्वीट डिश बनाने के लिए खरीद रहे हैं, एंड देन दे आर कंज्यूमिंग इट बाई themselves, they are not earning any additional revenue, या फिर वो उस शुगर को कोई और चीज़ नए से सेल करने के लिए उस सब चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए एज अ फाइनल प्रोडक्ट उसको यूज़ कर रहे हैं, देन शुगर विल बी यूज्ड एज अ फाइनल गुड। नाउ दिस सेम शुगर इज बॉट बाय अ इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैज़ अ बेकरी। अगर इसी को बेकरी बिजनेसमैन जो होगा उसने खरीद लिया इसी सेम शुगर प्रोडक्ट को, नाउ व्हाट आर दे गोइंग टू डू विद द शुगर, वो शुगर को यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग बेकरी, ठीक है, वो कुकीज़ बनाएंगे, ठीक है, पेस्ट्रीज बनाएंगे, केक्स बनाएंगे एंड ऑल दोज अदर गुड्स। नाउ व्हाट आर दीज गुड्स, अब ये गुड्स फाइनल गुड्स बन जाएंगे एंड दिस शुगर वुड बी इंटरमीडिएट गुड। वाई इज दिस शुगर इंटरमीडिएट गुड? Because here sugar has been used to make some other goods and services. Therefore अब आपको समझ आना चाहिए कि वैल्यू एडेड मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो डिफरेंट सेक्टर्स में बन रहे हैं उनकी हम वैल्यू देखते हैं कितनी वैल्यू है, लेकिन दीज गुड्स शुड बी फाइनल गुड्स एंड नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम मेथड को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। Method of calculating national income by output method। सो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, इकोनॉमी हमारी डिवाइड हो जाएगी 3 पार्ट्स में। वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे? द फर्स्ट वुड बी प्राइमरी सेक्टर, द सेकेंड वुड बी सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड वुड बी टेरिशरी सेक्टर। अब हमारे प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, जैसे आगे हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, देन कम्स से फिशिंग, माइनिंग, जहाँ पे मतलब डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं सीधे सीधे, ठीक है। देन कम्स द सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स। तो सेकेंडरी सेक्टर में यूजली देयर इज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ओके। देन कम्स द टेरिशरी सेक्टर जहाँ पे थोड़े जो एडवांस लेवल की सर्विसेज जो हैं वो भी इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर आ गया हमारा, या फिर जो ट्रांसपोर्ट है। सो बाकी अगर हम देखेंगे जैसे ये होटल चेन्स आ गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है सर्विसेज, हाई लेवल सर्विसेज हैं, और आपकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं सारी की सारी वो सब किस में आ जाएंगी, टेरिशरी सेक्टर में आ जाएंगी। तो हम इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टेरिशरी सेक्टर। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टेप 2 में, इन स्टेप 2 वी कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर। नाउ व्हाई इज दिस स्टेप नेसेसरी? देखो, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है यहाँ पे वी नो दैट यहाँ पे रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। अब जो प्राइमरी सेक्टर के जो रॉ मटेरियल्स है उन्हीं को यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग जो है ये यहाँ पे होती है, और फिर कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर है वो भी आपस में कंबाइंड होते हैं। नाउ अगर हम क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर का अलग से कैलकुलेट करेंगे, फाइनल जो है उसका पूरा वैल्यू आउटपुट, सेकेंडरी सेक्टर का अलग से करेंगे, टेरिशरी सेक्टर का अलग से करेंगे, तो देयर इज़ अ चांस कि यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि
कुछ जो एस्टिमेशन यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में ऑलरेडी हमने कर ली होगी, वही एस्टिमेशन हम सेकेंडरी सेक्टर में भी करेंगे। तो इसी डबल काउंटिंग से बचने के लिए तो नेट वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर का यहाँ पे बेसिकली यही मतलब है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो किसी पहले सेक्टर में जो चीज़ ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, ठीक है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वहाँ पे मान लो कोई इंटरमीडिएट गुड है तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेट वैल्यू ऐड करते हैं बाय ईच सेक्टर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के साथ साथ हम यहाँ पे अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो भी एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जब हम प्राइमरी सेक्टर का अलग से नेट, खाली वैल्यू एडेड नहीं, नेट वैल्यू एडेड जो है वो भी निकालेंगे, नेट वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टेरिशरी सेक्टर, देन दिस विल सिंपली गिव अस GDP, ठीक है। तो अब इस GDP को अगेन अगर हमें क्या करना है, ये हमें बेसिक देगा। जब हम नेट वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर को ऐड करेंगे, ये हमें देगा GDP। जैसे ही हम GDP से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो GDP माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जैसे ही हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, ये हमने ऑलरेडी जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। तो अगर आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो यू कैन गो बैक, वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट एंड देन कम बैक हियर। तो जैसे ही हम NDP में NFIA नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो हमारा NNP बन जाएगा यहाँ पे, विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट national income with the help of output method. Now the second method is income method. तो अब इनकम मेथड जो है वैल्यू एडेड मेथड से अलग किस तरीके से, हमने देखा कि वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या देखते हैं बेसिकली कि हर एक सेक्टर में कितनी वैल्यू ऐड हुई है। ये नहीं हम देखते हैं कि नए से जो प्रोडक्ट जो है पूरे का पूरा बना है उसमें कितना एक्सपेंडिचर लगा है या उसकी कितनी वैल्यू, हम देखते हैं कि वैल्यू ऐड कितनी हुई है। जब हम किसी चीज़ की वैल्यू एडेड देखते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम जो पिछले स्टेप में जो काम हुआ था उसकी वैल्यू को एक्सक्लूड कर रहे हैं, खाली जो उसने नया काम किया है। देखो अगर अब मुझे लगता है फिर भी अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी, इनकम मेथड में जाने से पहले हम एक और एग्जांपल से वैल्यू एडेड वाले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि द प्रोसेस ऑफ शूज मेकिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ शू मेकिंग। अब इस प्रोसेस ऑफ शू मेकिंग में बहुत सारे जो हैं प्रोसीजर जो हैं वो लगते हैं, ठीक है। लेट्स से पहले जो है लेदर तैयार किया जाता है। लेट्स से लेदर की जो तैयारी है वो कहाँ पे हो रही है, प्राइमरी मार्केट में हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जब लेदर जो है तैयार हुआ प्राइमरी मार्केट में तो ये एक लोअर रेट पे जो है वो वहाँ से निकला, दे हैव डाइड द लेदर एंड देन सोक्ड इन द सन एंड ऑल दैट। उस सब को करने के बाद लेट्स से कि यहाँ पे it was sold in the market for let's say 100 rupees. Now यहाँ पे हम जब सेकेंडरी मार्केट में आएंगे, ठीक है, जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी शूज़ की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे आए तो मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे ये वैल्यू ऐड कैसे करेंगे कि वो जो लेदर था उसको यूज़ करके शू बनाएंगे ना। यहाँ पे जो लेदर को बनाने की कॉस्ट है ना हम उसको इंक्लूड करेंगे। जो 100 रुपीज़ का लेदर पिछले वाले प्राइमरी सेक्टर से ख़रीदा है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम खाली 100 रुपीज़ लेंगे, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में जो इसको पूरी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग करने में शूज़ को 500 रुपीज़ लगा है, तो यहाँ पे जो 100 रुपीज़ है ना, यहाँ से जो लिया था हमने, जो रॉ मटेरियल ख़रीदा था उसको हम डिडक्ट कर देंगे। उसको क्यों डिडक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उसको हमने यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में काउंट कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि वैल्यू एडेड हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने खाली ये चीज़ देखी कि जो 100 रुपये का लेदर था उस पे जो कितनी वैल्यू ऐड की आपने, जब आपने उसमें नया काम किया उसके बाद उस चीज़ की आपने वैल्यू बनाई, जो वो वैल्यू है हम उसको देख रहे हैं। जो ओरिजिनल लेदर की वैल्यू थी उसको हमें काउंट नहीं करना है। अब अगर हम
इस वाले को भी दोबारा से काउंट करेंगे तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाएगी। अब जब हम इसको 100 यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में लेंगे, फिर 500 हम सेकेंडरी सेक्टर कर लेंगे, तो ये तो 600 हो जाएगा। लेकिन हालांकि हकीकत में ये है कितना है, 400 प्लस 100 500। नाउ अगेन लेट्स से कि ये किसी बड़े से आउटलेट में जाके अगर सेल हो रहा है या इट इज़ यूज फॉर अदर पर्पजेज, तो वहाँ पे लेट्स से टेरिशरी सेक्टर में ये जा रहा है, तो अब यहाँ पे ये सेल हो रहा है 2000 का, तो हम यहाँ पे इसको 2000 काउंट नहीं करेंगे। जो ये वाला हमारा कितना था 400 रुपीज़ था, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, खाली 1600 रुपीज़ लेंगे। अब मुझे खुद भी तसल्ली हो रही है, आई एम श्योर कि आपको भी ये समझ आ गया होगा कि वैल्यू एडेड में हम क्या रहे हैं, और आपको ये भी समझ आया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स को जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक इनकम मेथड। इनकम मेथड से हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो वहाँ पे हमने वैल्यू ऐड की थी, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, ठीक है, जो हमारे FOP है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको कितनी पेमेंट दी जा रही है इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, या उनकी इनकम्स कितनी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इन सब को कितनी कितनी इनकम मिली है, या फिर इनके हिस्से में जो है कितने पैसे आए हैं, उसको हम मेजर करके जो है अपना पूरा नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए इस मेथड को इनकम मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स में ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो बेसिकली इनकम मेथड में ऑल द अर्निंग्स received by individuals and businesses in a year which could be wages। ठीक है, wages किसको मिलती हैं, लेबर्स को मिलती हैं। रेंट हमें लैंड का पे करना पड़ता है। प्रॉफिट्स एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं, और जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कैपिटल पे, वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं व्हेन दे आर एडेड टुगेदर फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो अब इसका फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम मेथड इज compensation of employees। देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हम इसलिए लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली वेजेस नहीं लिख रहे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिख रहे हैं, क्योंकि कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ बहुत सारे तरीक़ों से जो है पे की जाती है। अब कोई जो है अगर इंश्योरेंस कवर कर रही है, कोई कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कवर कर रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगर साल में उनको एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा जो है इंक्रीमेंट्स मिल रही हैं, वो भी क्या है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ है। तो ये सारी चीज़ें जितना भी जो है एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेट किया जाता है, दैट कुड बी वेजेस, दे कुड बी इंक्रीमेंट्स, दे कुड बी ठीक है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस और बोनस, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। प्लस वी आर एडिंग रेंट, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट्स किसको मिलेंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो प्रॉफिट मिल रहे हैं, प्लस वी आर ऑल्सो एडिंग हेयर मिक्स्ड इनकम। नाउ व्हाट इज दिस मिक्स्ड इनकम? मिक्स्ड इनकम में बेसिकली हम देखते हैं उन सब लोगों की इनकम जो अपना काम ज़्यादातर खुद करते हैं, जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं। मान लो किसी ने अपना फार्म रखा हुआ है, तो वहाँ पे वो सारे के सारे काम जो वो एक मतलब पर्टिकुलर फोर्स को रख के करवा सकता था, सो देयर इज़ अ पर्सन, वो सारे काम खुद कर रहे हैं, या जो सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिलके एक जो है पूरे का पूरा यूनिट चला रहे हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ये सारी जो है एक ही फैमिली के
सर पे, ठीक है, वो सारी उन्हीं को मैनेज करनी है, तो उसको हम एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते सिंस वो भी जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है अपना पार्ट दे रहे हैं। तो उन लोगों को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे मिक्स्ड इनकम को ऐड करते हैं। मिक्स्ड इनकम में बेसिकली क्या होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, उनकी अर्निंग्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं। सो जब हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स और मिक्स्ड इनकम इस सब को ऐड कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे जो जीडीपी है वो निकल के आ जाती है। देन अगेन वी कैन कन्वर्ट दिस जीडीपी इनटू एनएनपी बाय द सेम मेथड। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को जो है वो डिडक्ट करेंगे। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हम जीडीपी नहीं एनडीपी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कैपिटल जो है वो क्या क्या प्रोडक्शन हो रही है, कैपिटल की डेप्रिसिएशन, वो सब चीज़ें हम देख ही नहीं रहे। यहाँ पे सीधा हमने क्या ऐड किया है, जो सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी हमने इनकम ऐड की, इसलिए हम यहाँ पे जीडीपी के स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट एनडीपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। नाउ कम्स द थर्ड मेथड, and third method is the expenditure method. Expenditure method. अब देखो, हमें पता है कि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑल ईयर राउंड बाय करनी पड़ती हैं। मतलब एक आपका प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हुआ तो आप फिर नए से जो है रॉ मटेरियल्स खरीदोगे, जो सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी प्रोडक्शन प्रोसेस में, उन सब चीज़ों का परचेज होगा वहाँ पे। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा या कोई भी जो है ऐसी यूनिट होगी जो प्रोडक्शन प्रोसेस कर रही है, दे बाय प्रोडक्ट्स ऑल ईयर राउंड। इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड को भी यूज़ करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उनका प्रोडक्शन को यूज़ करने में, हम उस सारे एक्सपेंडिचर को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि कितना जो है टोटल खर्चा आ रहा है प्रोडक्शन पे, या कितनी प्रोडक्शन जो है उस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सो जब हम टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी प्रोड्यूस हुई हैं इकोनॉमी में, उस पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, दैट शुड ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो नहीं हम देख रहे हैं कि वो सेल कितने प्राइस में हुआ है, वो सब हम यहाँ पे जब एक्सपेंडिचर मेथड निकाल रहे हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड। क्योंकि वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड क्या होगी, जितनी कॉस्ट लगी है उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है, वही उस चीज़ की वैल्यू होगी। नाउ आफ्टर दैट, अब वो किस स्टेज पे कितने कितने प्राइस में सेल हो रही है, अपने अपने प्रॉफिट्स हर एक स्टेज पे जो है ऐड हो रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, जो भी जितनी भी चीज़ें हमने प्रोड्यूस की हैं उनकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और दैट मस्ट बी इक्वल टू, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड में देखेंगे तो ये दोनों जो हैं ये इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स जब आप एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट कर रहे हो और वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सो ऑल द स्पेंडिंग by individuals, businesses and government is calculated to give total value. So इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, द फॉर्मूला वुड बी सी इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। जो कॉमन हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन पे जो खर्चा कर रहे हैं वो। Then comes I is the investment expenditure।
जितनी भी जो फर्म्स हैं वो एक्सपेंडिचर कर रही हैं कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गए। फिर उसके बाद आ गया हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट जो है प्ले करती है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। वो रोड बिल्ड कर रही है, ब्रिजेस बिल्ड कर रही है, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, उन सब में जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, ठीक है। जो गवर्नमेंट की अपने जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी फर्म्स जो है, पर्सनल फर्म्स हैं, वो जैसे रेलवे हो गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे जो है यूनिट्स हैं गवर्नमेंट के पास हैं, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स, वहाँ पे जो गवर्नमेंट का पूरा एक्सपेंडिचर है, उसकी जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रही है गवर्नमेंट, ऑल दोज थिंग्स दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक और चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है और जिसको हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को हम मेजर करते हैं in the form of export minus imports, where x is equal to exports and m is equal to imports. तो बेसिकली नेट एक्सपोर्ट्स में हम देखते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है विद रेस्पेक्ट टू इम्पोर्ट। क्या हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं या एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं? अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इफ़ द एक्सपोर्ट्स आर मोर, उस केस में हमारा जो नेट एक्सपोर्ट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बट अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, उस केस में हमारा नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो वो वैल्यू फिर हमारे जीडीपी में ऐड हो जाती है। अगर हमारा नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव है, तो वो फिर टोटल जो वैल्यू है हमारी जीडीपी की, उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमारी ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है। तो फिर जो जितना हमारा C+I+G का एक्सपेंडिचर था, उसमें ये वाला वैल्यू हमारा नेट एक्सपोर्ट्स का ऐड हो जाएगा। सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सिंपल सी एग्जाम्पल है, लेट्स से कि एक साल में जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा, इट इज़ 6000 करोड़, ठीक है। लेट्स से इन्वेस्टमेंट जो है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो गई, दैट इज़ 2000 करोड़। उसके बाद जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इट इज़ इक्वल टू 3000 करोड़। और जो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स है, नेट एक्सपोर्ट है, वो आ गया 1000 करोड़। सिंस हम यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट 1000 करोड़ लिख रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इन अ पॉजिटिव। हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं बाई 1000 करोड़। तो हम यहाँ पे जीडीपी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी वुड बी कैलकुलेटेड बाई एडिंग ऑल ऑफ देम, 6000 करोड़ प्लस 2000 करोड़ प्लस 3000 करोड़ प्लस 1000 करोड़। दिस वुड बी इक्वल टू 8, 9, 10, 11 and 12 crores, 12,000 crores, sorry, 12,000 crores. So as simple as this is the expenditure method. तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन में भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जब हम अलग अलग जो है फर्म्स के एक्सपेंडिचर जो है उनको ऐड करके करते हैं, विच मेथड इज़ दैट, या फिर अगर हम इनकम ऐड करके जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, देन विच मेथड इज़ दैट, और सेम गोज फॉर वैल्यू एडेड मेथड। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट्स इसके क्लियर हो गए होंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।